चलिए सीआरपीसी में बच्चों कुछ गेस्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। सीआरपीसी की शुरुआत वैसे तो बीच में है सेक्शन 154, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आया है कि एफआईआर कहाँ डिफाइन है, और ए नंबर पर वो 154 को ही लिखेंगे, लेकिन एफआईआर 154 में डिफाइन नहीं है। इसका आंसर ये है कि एफआईआर नेवर डिफाइंड इन सीआरपीसी। तब 154 में क्या है? 154 में क्या दर्ज होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट्स दर्ज होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब कोई सूचना मिलती है तब वो 154 में दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस की क्या ड्यूटी है, कहाँ से शुरुआत होती है? मजिस्ट्रेट को एक कॉपी भेजी जाती है। तो जो मजिस्ट्रेट को कॉपी भेजी जाती है वो सेक्शन 157 में है, जिसको आप बता सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कॉपी जो जाएगी मजिस्ट्रेट को 157 में जाएगी। कितने समय में जाएगी वो पूछ सकते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 1 दिन। इसके लिए लिखा है फोर्थ विद जाएगी। इसके बाद पूछ सकते हैं कि एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। वो किस सेक्शन में दर्ज होती है? वो 155 में दर्ज होती है। इसमें पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन कब कर सकता है? इसमें पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद। मजिस्ट्रेट की परमिशन के लिए क्या उसे खुद जाना चाहिए? हाँ, खुद जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है। कंप्लेनेंट भी जा सकता है, और कंप्लेनेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब दरोगा जी को परमिशन दे दीजिएगा कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस अफसर करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। किन किन फील्ड में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है वो फील्ड लिख लो आज आप। जब कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है तो सबसे पहले उस पर कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 190 में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस पहले लेता है कि सेक्शन 200 के बयान पहले लिखता है? तो आंसर हुआ कॉग्निजेंस पहले लेता है, सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस ले लेता है। उसके बाद फिर कंप्लेनेंट के बयान लिखता है सेक्शन 200 में, और उसके साथ जो विटनेस आते हैं उसके बयान लिखता है, और फिर पोस्टपोन कर सकता है 202 के बयान लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो प्री के क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि कंप्लेंट क्या राइटिंग में होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए या दोनों? आंसर है दोनों, बहुत हो सकती है। कंप्लेंट राइटिंग में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। 202 में वो मैंडेटरी इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट। इसके 2 प्रोविज़न हैं कि जब एक्यूज्ड उसके जुडिक्शन के बाहर रहता हो तब एक्स्ट्रा इंक्वायरी करेगा, और सेकंड जब सेशन ट्राइबल केस हो। इन 2 चीज़ों में अगर ये 2 केस मौजूद हैं, लगते हैं कंप्लेंट से कि सेशन ट्राइबल मामला है या मुलजिम आउट ऑफ जुडिक्शन रहता है, तब वो इसमें इंक्वायरी करेगा। ऐसे ही जब वो कमिट करता है सेक्शन 209 में, सेशन कोर्ट को जब कमिट करता है तब भी इंक्वायरी करता है। जब वो बेल बॉन्ड लेता है और रिजेक्ट करता है तब भी इंक्वायरी करता है। जब पार्डन देता है सेक्शन 306 में किसी एक मुलजिम को अप्रूवर बनाने के लिए, तब भी इंक्वायरी करता है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 107, 108, 109 और 110, यानी आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। इनके आपसे प्री में भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। 106 में ब्रीच ऑफ पीस के लिए है, 107 में गुड बिहेवियर के लिए है, 109 है अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छिपाता है, और 110 है अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है। 106 में सीजेएम और सेशन जज कन्विक्शन के बाद सिक्योरिटी लेते हैं। इनके वो पीरियड पूछ सकते हैं। 106 में सिक्योरिटी लेते हैं 3 साल तक की। 107 में यानी ब्रीच ऑफ पीस के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं वो 1 ईयर की, और 108 में गुड बिहेवियर के लिए यहाँ ले सकते हैं 1 साल तक की। इसी तरह से 109 में भी ले सकते हैं 1 साल की, और 110 में सिक्योरिटी लेते हैं 3 साल तक की।
तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 145 में मजिस्ट्रेट क्या प्रोटेक्ट करता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। टाइटल प्रोटेक्ट करता है, पोजेसन प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर है वो पोजेसन प्रोटेक्ट करता है। टाइटल किसका है, इससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई मतलब नहीं है। ये काम केवल सिविल कोर्ट का है, टाइटल डिक्लेयर करना कि हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट हु इज इन पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये डिक्लेयर कर सकता है 145 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पोजेसन में कौन है या 2 महीने पहले तक कौन रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अटैचमेंट कब हो सकता है प्रॉपर्टी का। अटैचमेंट होता है सेक्शन 146 में। इसके जो शब्द हैं कब हो सकता है, नंबर ए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी लैंड ऑर्डर की ख़राब की बात नहीं करते, इमरजेंसी सिचुएशन है। नंबर सेकंड, मजिस्ट्रेट अनेबल टू असर्टेन हु इज इन पोजेसन, मजिस्ट्रेट जो है अपनी एविडेंस जो उसके सामने आई है ये असर्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब्जे में कौन है, तब वो जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। पहला हुआ इमरजेंसी, दूसरा हुआ कि वो कब्जे में कौन है ये नहीं हो पा रहे, तीसरा भी है कि जब ये मानते हैं कि कोई भी कब्जे में नहीं है, नन इज इन पोजेसन, और फिर भी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो 3 ग्राउंड पर प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी अटैच करते हैं तो इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी इसकी रिवीजन है। रिवीजन कहाँ होता है, सेशन जज क्या होता है। इसके बाद चार्ज लगाने वाली प्रक्रिया में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि चार्ज में अगर डिफेक्ट है तो इसका क्या प्रभाव है। 215 कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं है। चार्ज क्या अमेंड हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस सेक्शन में होता है, हाँ अमेंड हो सकता है, सेक्शन 216 में चार्ज अमेंड होता है। अगर पूछते हैं कि अमेंड करने के बाद क्या विटनेस को दोबारा बुलाना होगा, मैंडेटरी है, आंसर है कि हाँ दोबारा बुलाना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, चाहिए बुलाना। मैंडेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो 3 शब्द दिए हैं जिसकी ग्राउंड पर वो इनकार कर सकते हैं कि नहीं बुलाया जाएगा दोबारा। वो 3 वर्ड क्या हैं कि वैक्सियस हैं, डिलेइंग टैक्टिस है, या जस्टिस को डिफीट करने वाला है विटनेस को बुलाना। इन 3 ग्राउंड पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपसे वो किसी सेशन ट्रायल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में डिफेंस एविडेंस की व्यवस्था है, इसका सेक्शन 233 है। पूछ सकते हैं कि आर्गूमेंट किस सेक्शन में होते हैं, वो 234 है। एक्विटल सेशन ट्रायल में 2 बार होता है, एक बार 235 में यानी डिफेंस एविडेंस लेने के बाद, और एक बार 232 में यानी जो 231 की एविडेंस लिखी है उस एविडेंस को लिखने के बाद अगर सेशन जज ये समझता है कि कोई मामला नहीं बन रहा है जिसके आधार पर सजा की जा सके, तब 232 में भी उसको एक्विटल हो जाता है। यानी कि सेशन ट्रायल में 2 बार एक्विटल होता है, जबकि मजिस्ट्रेट ट्रायल में केवल 1 बार एक्विटल होता है। ऐसे ही वो पूछ सकता है आपसे कि समरी ट्रायल के कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो दे सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो समरी ट्रायल के जो सेक्शंस हैं वो सब 260 में दिए गए हैं। हालांकि टाइम कम है लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि कौन कौन से सेक्शन हैं। 379, 380 और 381 है। 411 और 414 है। 504 और 506 है, और कैटल ट्रेसपास एक्ट है। इसके अलावा भी कुछ 1-2 सेक्शन हो सकता है, ये मेन हमने आपको बताए हैं कि इन सेक्शंस में जो है समरी ट्रायल हो सकता है। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, वो पूछ सकता है कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। सीजेएम एम्पावर्ड है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है अगर हाई कोर्ट ने उसको पावर दी गई है, तब समरी ट्रायल की पावर हाई कोर्ट ग्रांट करता है। जब मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं तो पहले दिन उनको समरी ट्रायल की पावर नहीं होती, बल्कि बाद में हाई कोर्ट उनको समरी ट्रायल की पावर देता है। इसी तरह से ट्रांसफ़र वाला जो केस है 406 से शुरू होता है, 406, 7, 8, 9, 10, 11 तक जाता है। उसमें कौन किसके यहाँ से किस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वाली ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाई कोर्ट की ग्राउंड की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से सीजेएम के लिए भी ट्रांसफ़र करने की कोई ग्राउंड नहीं लिखी हुई है, तो ग्राउंड आपसे कोई पूछ सकते हैं। इसके बाद अपीलेट जो प्रोविज़न है सेक्शन 372 से लेकर, उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है।
अपीलेट कोर्ट की पावर कहाँ पर है, सेक्शन 386 में है, क्या क्या पावर्स हैं उसको आप रिवाइज करें। अपीलेट कोर्ट जब सुनता है तो कितने जज होने चाहिए, 2 जजों के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, 2 जज सुनवाई करते हैं। अगर डिसेंडिंग है तो क्या होता है, फिर मैटर तीसरे जज को रेफ़र होता है और उसकी जो ओपिनियन होती है उसके आधार पर जजमेंट फाइनल माना जाता है। ऐसे ही एक सेक्स पूछ सकते हैं कि सज़ा का जो है समायोजन होने का, सज़ा एडजस्ट होने का कौन सा प्रोविज़न है, वो सेक्शन 328 है, 428 है। पूछ सकते हैं कि फ़ाइन का रियलाइजेशन किस सेक्शन में होता है, वो सेक्शन 421 है। बेल बॉन्ड जब्त करने पर और उसकी रिकवरी करने पर जमानती को कब जेल में रखा जा सकता है, कितने दिन तक रखा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब वो अनेबल टू पे हो, जब वो पेमेंट नहीं कर रहा है, जो भी रिकवरी का अमाउंट जारी किया गया है, तब उसको 6 मंथ तक जेल में रखा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे। हाँ, ध्यान रहे कि लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट क्या, 2005 से जो अमेंडमेंट हुए, 2005 जो 2006 में लागू हुए और 2008 जो 2009 में लागू हुए, ये सारे अमेंडमेंट, और फिर 2013 वाले अमेंडमेंट और 2018, ये जो अमेंडमेंट हुए हैं, इनके सेक्शन तो आप कई बार रिपीट कर लें, एक क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट में से मिलेगा ही। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है बताने के लिए। एक क्वेश्चन जो है डेफिनेशन क्लाउज में से आ सकता है कि कंप्लेंट कहाँ डिफाइन है या ऑफेंस कहाँ डिफाइन है सीआरपीसी में। इसी तरह से पावर्स आ सकती हैं, सीजेएम को कितनी पावर है सज़ा देने की। सीजेएम जो है कोई भी सज़ा दे सकता है, सीजेएम भी, एक्सेप्ट, ये है शब्द, मे अवार्ड एनी पनिशमेंट एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस के, लाइफ सेंटेंस के और एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ये शब्द नहीं है कि वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, ऐसा वर्ड नहीं है, बल्कि वर्ड है सीजेएम में अवार्ड एनी पनिशमेंट एक्सेप्ट ए डेथ सेंटेंस, बी लाइफ सेंटेंस और सी एक्सीडिंग 7 ईयर्स। इसके बाद प्रॉपर्टी रिलीज के प्रोविज़न आप देख लीजिएगा किस सेक्शन में रिलीज होती है। सेक्शन 451 में रिलीज होती है ड्यूरिंग पेंडेंसी, 452 में रिलीज होती है प्रॉपर्टी आफ्टर डिसीजन, जब जजमेंट हो जाता है। इसका एक सेक्शन अपीलेबल भी है कि अगर ये रिलीज नहीं होती तो अपीलेबल सेक्शन देख लीजिएगा कौन सा है जिसमें अपील नहीं होती, 453 है संभवतः। इसके बाद इसका लिमिटेशन पीरियड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, लास्ट वाला। और इसमें कुल कितने सेक्शन हैं, कुल कितने चैप्टर हैं, किस सेक्शन की शुरुआत, किस चैप्टर की शुरुआत किस सेक्शन से होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, ये भी आप सब पूछा जा सकता है। और कोई लेटेस्ट केस लॉ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब केस लॉ इस समय तो बताना संभव नहीं है, मेंस के लिए कभी चर्चा करेंगे आपसे कि सीआरपीसी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस लॉ है। थैंक यू, गुड लक।